बात है कि मार्क्सवादियों ने इतना डिवीजन हुआ, सोवियत यूनियन का डिवीजन हो गया, मार्क्सवादी चिंतन का इतना ज्यादा पुनर्अवलोकन पश्चिम में हो रहा है। हमारे भारत के मार्क्सवादियों ने कभी इस सोचने की जहमत ही नहीं उठाई कि आखिर इस बड़ी आइडियोलॉजी जिसने कि 20वीं शताब्दी में इतने लोगों को उन्मेषित किया था, इसमें क्या बात थी, इसकी क्या सीमाएं थी, इसका परीक्षण किया जाए। और मुझे इस बात का बड़ा विक्षोभ होता है। ये नहीं कि मुझे हिंदूवादी समझा जा रहा है, बल्कि इस तरह की डिबेट, इस तरह का विचार मंथन किसी भी प्रश्न पर जो हमारे बने बनाई आस्थाओं को किसी तरह से ठेस पहुंचाता है, हम करना नहीं चाहते। और उसका आसान तरीका ये है कि आप किसी को हिंदूवादी कह दीजिए, किसी को प्रतिक्रियावादी कह दीजिए, और फिर बात करने से छुट्टी पाते। निर्मल वर्मा को हिंदी के मुट्ठी भर पूर्णकालिक लेखकों में गिना जाता है। लेखन को पूरा जीवन बनाने की शुरुआत भी आकस्मिक ही थी। इस यात्रा में कई दूसरे समकालीन लेखकों की रचनाओं ने भी इनके गद्य को काव्यात्मकता दी। मैंने कभी सोच समझकर ये संकल्प नहीं किया था कि लिखना मेरा कैरियर होगा। ये कभी मैंने कोई निश्चय नहीं किया था। ऐसी धीरे धीरे ये एक तरह की भीतर की कामना थी जो मेरे ख्याल में बढ़ती गई बहुत अवचेतन स्तर पर। इसमें किसी तरह का दृढ़ निश्चय नहीं था कि मैं ये करूँगा, लिखना शुरू करूँगा। ये तो मेरे लिए कभी जीवन में रहा भी नहीं कि मैंने कोई साफ सुथरा निश्चय लिया हो इस बारे में। दूसरी चीज़, मुझे पढ़ने का बहुत, शिमला जैसे शहर में जहाँ इतना अकेलापन रहता है, वहाँ पर मेरी बहन पढ़ने में बहुत मेधावी थी, उनको बहुत पुरस्कार भी मिलते थे, और पुरस्कार हमेशा किताबों में मिलते थे। और मुझे इतना शौक था कि जब उनको कोई प्राइज मिलता था तो मैं ही उनकी किताबों पर अपना अधिकार जमा लेता था। तो शरद बाबू, रविन्द्रनाथ ठाकुर, शेखर और गोकी की कहानियों के अनुवाद ये मैंने बचपन में ही पढ़ डाले थे। मैं समझता हूँ कि मेरे लिखने का जो सबसे बड़ा स्रोत रहा है वो ये पुस्तकें नहीं हैं, पुस्तकों का परिवेश और पत्रिकाओं का परिवेश रहा है, जो मुझे हमेशा लिखे हुए शब्द के प्रति आकर्षित करता रहा था। मैं समझता हूँ हिंदी कविता ने भी गद्य को बहुत गहरा प्रभावित किया है। मुझे तो कम से कम ये लगता है कि मेरे अपने गद्य पर मैंने जब रघुवीर सहाय की कविताएं, अग्नि की कविताएं, शमशेर की कविताएं, मैंने शुरू में जितनी अपने हिंदी पूर्ववर्ती कवियों की रचनाएं पढ़ी, उतने कहानीकारों की रचनाएं नहीं पढ़ी। उपन्यास, कहानी, यात्रावृत्त, डायरी, निबंध, निर्मल वर्मा ने साहित्य की प्राय सभी विधाओं में काम किया है। इस दृष्टि से इनके लेखन का फलक काफी बड़ा है। इनके लिए डायरी लिखना एक आत्मीय और प्रिय काम है, तो उपन्यास या वैचारिक निबंध एक चुनौती भरा प्रयत्न। इनकी रचनाओं में बर्फ तो है ही, गर्मी की लंबी दोपहरों का भी जिक्र अक्सर आता है। ये जानना भी दिलचस्प होगा कि ये लिखने का काम कब करते हैं। इसका समय ही मेरे लिए हमेशा लिखने का मैं व्यस्त रहा हूँ सुबह। लेकिन जैसा कि अपनी कुर्सी से मेज की कुर्सी तक आने में जो एक तरह की कठिनाई होती है, और लिखना शुरू करने में जो एक खाली पन्ने के सामने बैठकर जो एक हमेशा आसान नहीं होता शुरू करना मेरे लिए। लेकिन क्योंकि मैंने कोई जॉब नहीं की, कोई काम नहीं किया, इसलिए सारा दिन पहाड़ की तरह मेरे सामने खड़ा रहता है, तो लिखना एक दायित्व भी जान पड़ता है। हाँ, लेकिन गर्मी की दोपहरें, लंबी दोपहरें मुझे बहुत उदास भी करती हैं, अच्छी भी लगती हैं, और बहुत अपनी ओर उन्मुख होने के लिए एक तरह से विवश करती हैं। इतनी सारी विधाओं में लिखने के लिए लेखक को ये भी तय करना होता है कि वो क्या लिखने जा रहा है, कौन सा अनुभव, कौन सी शक्ल लेने जा रहा है। ये निश्चित करना भी रचना की एक गुत्थी है। ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे सामने खुद ही स्पष्ट नहीं है। मुझे 40 वर्ष लिखते हुए हो गया, लेकिन किस तरह से ये कहानी शुरू होती है, वो रचना प्रक्रिया मेरे लिए आज भी उतनी अभेद्य है और रहस्यमय है जितनी पहले थी।
ये जरूर है कि कुछ इंप्रेशंस बने रहते हैं, दिमाग में आते हैं, वो किस तरह से आपस में मिल जाते हैं और फिर उससे एक रचना का जन्म होता है। ये एक ऐसा एक ऐसा रास्ता है जो हमेशा एक नया रूप लेकर आता है। मैंने जब परिंदे लिखी थी बरसों पहले, जो पहली कहानी, पहली लंबी कहानी, रानी खेत में मैं रहा करता था अकेला। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि किस तरह हास्यास्पद कारणों से एक कहानी बनती है जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। मैं एक डाक बेंगलुरु वक्त, आजकल वो कॉलेज है, अकेला रहा करता था। एक वहाँ पे बावर्ची था, वो खाना बना देता था, शाम को सैर करने निकला करता था। एक सड़क से रात को मैं टहलते हुए गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक किसी लड़कियों के हॉस्टल से हंसने की आवाज़ आ रही है और मैंने ऊपर देखकर मैं देखता रहा और उनकी वो हंसी सुनता रहा। फिर मैं आया और 2-3 दिन बाद परिंदे की कहानी शुरू हुई और उसका धागा कहीं उसके साथ ढका हुआ था। आज जब मैं सोचता हूँ कि कहाँ मुझे उसकी प्रेरणा का स्रोत उस कहानी का हुआ। शायद कम ही लेखक ऐसे हैं जिनका जीवन सिर्फ लेखन को समर्पित रहा हो। निर्मल वर्मा इसकी एक मिसाल है। इनके लिए साहित्य आजीविका का साधन भी रहा है। एक स्वतंत्र स्वाधीन लेखक के रूप में रह पाना हिंदी में भले ही कठिन हो, निर्मल वर्मा की रचना यात्रा इसे संभव करने का एक उदाहरण। हवा में सरसराती जंगल की साई कुछ देर तक हम चुप खड़े रहे, फिर उनकी धीमी आवाज सुनाई दी। जानते हो, मैंने कॉलेज में फिलोसफी को क्यों चुना था? बचपन में मैंने एक किताब पढ़ी थी, याद नहीं क्या नाम था उसका, मिस्टीरियस यूनिवर्स या कुछ ऐसा ही। तुमने पढ़ी है? आज जब मैं फिलोसफी की किताबें भूल चुका हूँ जो मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, वो किताब अब भी मुझे याद रह गई है। तब मुझे मालूम नहीं हुआ था कि जिस दुनिया में मैं रहता हूँ उसका अपना घर है और उस घर का अपना घर। वो हंसने लगे। अजीब बात यह है कि जब मैं नीचे अपने शहर जाता हूँ तो ये सारे घर जाने कहाँ दूर हो जाते हैं और मुझे याद भी नहीं रहता ये दुनिया किसी हवेली की सिर्फ एक मंजिल है, बाकी सारे कमरे किसी ऊपरी मंजिल पर हैं, तो तभी दिखाई देते हैं जब हम अपनी मंजिल से बाहर निकलते हैं। तुमने एक बार मुझसे पूछा था कि मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ कैसे आ गया। यहाँ आकर मुझे लगता है जैसे मैं इस दुनिया में रहकर भी उसके बाहर चला आया हूँ।